नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शाम के 8 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 16 आने सच का। और इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। नए साल से पहले कीव पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन पर कहर बनकर के टूटे हैं पुतिन के ड्रोन। तो कीव में कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूस के हमले से कीव में हर तरफ आग ही आग देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही कि कीव में कई सरकारी इमारतों को निशाना किस कदर बनाया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ये हमला किया गया। रशिया के हमले से कीव में हर तरफ इस वक्त आग ही आग देखने को मिल रही है। यूक्रेन पर कहर बनकर के टूटे हैं पुतिन के ड्रोन। और एक बार फिर से पुतिन ने यह दिखा और जता दिया है यूक्रेन को कि अगर रूस से पंगा लेगा यूक्रेन तो फिर उसे हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। नए साल से पहले कीव पर यह बड़ा हमला रूस की ओर से किया गया। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यह हमला रूस ने किया है कीव पर। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही कि किस तरीके से रशिया के हमले से इस वक्त थर्राव उठा है एक बार फिर से कीव और पूरा यूक्रेन पर कहर बनकर के टूटे हैं पुतिन के ड्रोन। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में एक बार फिर से जंग के जो आग है वो भड़कती हुई ही दिखाई दे रही है। अभी भी किसी तरीके से दोनों देशों के बीच में पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखिए ना तो संघर्ष विराम की स्थिति दिखाई देती है और नए साल से ठीक पहले एक बड़ा हमला रशिया की ओर से किया गया। तो वहीं बिहार में राबड़ी आवास को लेकर के सियासत पहले से ही गर्म है। और इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस आवास को लेकर के एक नया दावा कर दिया और इस दावे के बाद से विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल नीरज कुमार ने सरकारी आवास खाली होने पर सरकार से बंगले की खुदाई की मांग की और कहा कि यहां बहुत कुछ जमीन के नीचे दबा हो सकता है, तहखाना हो सकता है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास से आधी रात गमलों की ढुलाई पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाए, आखिर किसके आदेश पर शिफ्टिंग हुई। इधर आरजेडी ने पलटवार करते हुए इसे जासूसी बता दिया और सरकार को खुली चुनौती दी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पहले सभी मंत्रियों विधायकों के सरकारी बंगलों के तहखानों की जांच होनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। अविभाजित संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही है आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता है। इस बंगला खाली कराने का सरकार ने आदेश दिया, इसके बावजूद वहां जासूसी कराया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। कौन आया, कौन गया, कौन सामान कहाँ गया, ये किसी के निजी बंगले या किसी के निजी जीवन पर इस तरह से सरकार के लोग बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारी सीधी चुनौती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि वो एक आदेश जारी करें और सारे बंगले का जिन माननीय मंत्रियों को जिनको ये आवंटित हुआ है सबके यहाँ तक खाने खुदवाए जाए।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नवी मुंबई में 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। मराठी नहीं बोल पाने के चलते बच्ची की हत्या की गई। बच्ची की मां पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। आप सोचिए कि एक बच्ची जो अभी कितनी कच्ची उम्र में थी और क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रही थी तो इसके लिए एक मासूम बच्ची की जिंदगी खुद उसे जन्म देने वाली उसकी मां ने ले ली। पुलिस ने आरोपी मां को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दावा यही किया जा रहा है कि 6 साल की बच्ची क्योंकि मराठी में बात नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसकी मां ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो अब यह भाषा विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग जान लेने पर आमादा हैं। और किसी और की नहीं, एक मां जिसने 9 महीने अपने कोख में एक बच्ची को पाला पोसा और उसके बाद उस बच्ची को 6 साल तक रखा और फिर सोचिए कि सिर्फ भाषा विवाद के चलते, मराठी ना बोलने के चलते मां ने अपनी ही बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। यह आरोप लगाया गया है उस मां के ऊपर जिसने इस बच्ची को जन्म दिया। 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या मराठी ना बोलने को लेकर के की गई। हालांकि अब आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में खाप चौधरियों की एक बड़ी पंचायत आयोजित की गई, जिसमें कि समाज में सुधार और मर्यादा बनाए रखने के नाम पर कई सख्त निर्णय लिए गए। पंचायत में न केवल लड़कियों बल्कि लड़कों के पहनावे और उनके मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए। ड्रेस कोड और स्मार्टफोन पर पाबंदी लगाई गई। इससे पहले राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ फैसला देखने को मिला। इन फैसलों का समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागपत खाप ने लड़कों के हाफ पैंट और स्मार्टफोन पर लगाई रोक। खाप पंचायत बोली स्मार्टफोन ना रखे, मैरिज हॉल में ना करे शादी। नियम लड़कों और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। बागपत की खाप पंचायत ने लड़कों के हाफ पैंट पहनने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। खाप चौधरियों ने कहा लड़के और लड़कियां समान हैं। जिस तरह लड़कियों पर कुछ सामाजिक नियम लागू होते हैं उसी तरह लड़कों पर भी नियम होने चाहिए। लिहाजा बागपत के बड़ौत में खाप पंचायत ने समाज सुधार के लिए सख्त फैसले किए हैं। पंचायत ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन देने पर रोक लगाई। हाफ पैंट पहनकर बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। शादियों में फिजूल खर्च और मैरिज होम में समारोह पर भी पाबंदी लगा दी गई है। खाप चौधरियों ने कहा कि नियम अब लड़कों और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। ये तो फैसला सर्वसम्मति से सभी ले रहे हम इसे। और जालौन में राजस्थान में जो पंचायत हुई उन्होंने इस पर अमल करा और हम भी यहाँ अमल करेंगे। क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई? ये हुई भाई, बच्चों को फ़ोन देवे, लड़की है उसे नाबालिग है, लड़के हैं वे भी नाबालिग है, उन्हें फ़ोन की ज़रूरत की है। स्कूल में पढ़ाई जो मान लिया इस तरह हो लगी तो वो बात एक अलग है। वो जो सरकार ने मतलब ऐसा कर दिया कि पढ़ाई इसी पे हो लगी, वो तो एक लाचारी है। वो तो लाचारी है एक। पर मान लिया जब अपने घर आ गए तो ऐसा नहीं कि फ़ोन लेके और मोहल्ले में फिरे उसमें फ़ोटो देखे वो करे वो करे। फैसला लेगा वो ठीक है फिलहाल। हाँ, जो फैसला वो वहाँ की पंचायत में हमने जो पढ़ा वो देखा वो ठीक है और हम भी उस पर अमल करें। देखिए, समाज का जो फैसला होता है बहुत सर्वोपरि होता है और हम भी समाज के लोग हैं, ये सभी बुद्धिजीवी बैठे बूढ़े बुजुर्ग हैं। जो राजस्थान में फैसला लिया गया है बहुत अच्छा है और सराहनीय है। हमारा समाज भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और लड़कियों पे बैन करें, हम लड़कों पे भी बैन करना चाहते हैं। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, एक ही कोख से वे जन्म लेते हैं। बच्चे को जीवन बनाना, संस्कार देने बड़े बुजुर्गों का काम है और बच्चों को अपने परिवार में बड़े छोटू के पड़ोस में बड़े बुजुर्गों के पास बैठना भी चाहिए। वहाँ से एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। समाज इस फैसले को राजस्थान वाले को और ये उत्तर प्रदेश में भी जितने भी सामाजिक खाप चौधरी हैं, थामा चौधरी हैं, सभी इसका समर्थन करेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। राजस्थान की पंचायत से प्रेरणा लेकर ये कदम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना है। पिछले दिनों जालौर के गाजीपुरा गांव में आजड़ा चौधरी समाज के पंचों ने 15 गांवों की बहु बेटियों के स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगा दी है। महिलाओं को केवल कीपैड फोन इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। बहु बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पढ़ने वाली बच्चियां भी समारोह और घर से बाहर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगी। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी ओजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजानाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। खाप चौधरियों का कहना है कि ये कदम समाज और संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है। पंचायत ने साफ किया कि सामाजिक मर्यादा के नियम अब केवल लड़कियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लड़कों पर भी समान रूप से लागू होंगे। हालांकि कुछ लोग इसे जबरन थोपा गया फरमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे तो बच्चे घरों से दूर हैं, वो अपने परिवार से कैसे बात कर सकेंगे। तो वहीं बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के सबसे बड़े रॉक स्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर इस्लामिस्ट भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुआ, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के मुताबिक जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले बाहरी लोगों का एक समूह जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश करने लगा। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों की ओर से रोके जाने पर भीड़ उग्र होती चली गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। जिस बांग्लादेश ने 1971 में खून, संघर्ष और बलिदान के बाद पाकिस्तान से अलग होकर अपनी पहचान बनाई, उसी देश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराने की ओर आगे बढ़ता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश को दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनाने की कवायद चल रही हो? क्योंकि बांग्लादेश से आ रही खबरें दिल दहला देने वाली है। एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, दूसरी तरफ सूफी मजारों पर आगजनी और अब तो संगीत कार्यक्रमों तक पर पत्थरबाजी। सवाल ये, आखिर ये गुस्सा किस बात का है? क्या बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रही है? ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ हिंसा की आग में झुलसता ही जा रहा है। का शिकार बने, आग लगाई गई, लूटपाट हुई। कट्टर वहाबी विचारधारा वाले समूह सूफी परंपराओं को शिर्क मानते हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। यह हमले बांग्लादेश की सहिष्णु सूफी संस्कृति का सीधा प्रहार है और अब निशाना बन रहे हैं सांस्कृतिक आयोजन। फरीदाबाद में मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का लाइव कंसर्ट रद्द करना पड़ा जब कट्टरपंथी भीड़ ने ईंट पत्थर बरसाए। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। छायनाट और उड़ीची जैसे सांस्कृतिक स्थानों पर आगजनी, संगीत, नृत्य, कव्वाली सबको गैर इस्लामी बताकर रोका जा रहा है। दिसंबर में छात्र नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा में अखबारों के दफ्तर जलाए गए क्योंकि उन्हें भारत समर्थक कहा गया। ये गुस्सा क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं ये कट्टरपंथी ताकतों का उदय है जो अंतरिम सरकार की कमजोरी का फायदा उठा रही है। जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर बैन हटाया गया, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश फिर से सहिष्णुता की राह पर लौटेगा या कट्टरपंथ की ये आग पूरी देश को जलाएगी। तो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 60 साल के हो गए। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए भाईजान ने अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस में एक शानदार मिडनाइट बर्थडे पार्टी रखी। पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री, खेल जगत और राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हुए। एक वायरल वीडियो में सलमान खान गार्डन में केक काटते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और आसपास मौजूद मेहमान तालियां बजाते दिखाई दे रहे हैं। फैंस इन वीडियो और तस्वीरों को खूब पसंद भी कर रहे हैं। देखिए सलमान खान का स्वैग किस कदर नजर आया।
सलमान खान अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर उन्हें चाहने वाले भी जश्न के मूड में हैं। सलमान ने पनवेल के अपने फार्म हाउस पर 60वां जन्मदिन परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। सलमान का 60वां जन्मदिन मनाने के लिए पिता सलीम खान, मां सलमा खान, भाई सोहेल और अरबाज खान के अलावा अरबाज की पत्नी शूरा खान, सलमान की बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलवीरा खान अग्निहोत्री, भतीजे अरहान और निर्वाण के साथ पहुंची, तो वहीं भांजा आहिल और भांजी आयत भी वहां मौजूद रहे। सलमान की बहन अर्पिता फार्म हाउस से मुंबई से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर ही है। इस मौके पर पापा सलीम खान क्रिसमस वाली टोपी पहनकर सांता बने भी दिखाई दिए। देर रात पनवेल के फार्म हाउस में ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। सलमान के जन्मदिन की खुशी में आयोजित इस पार्टी में बॉलीवुड, राजनीति और खेल जगत की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, जिसमें संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, महेश मांजरेकर, संगीता बिजलानी, रमेश तैरानी, निखिल द्विवेदी और हुमा कुरैशी जैसे कई सेलिब्रिटीज मौजूद रहे। खास बात तो यह है कि इस दिन सलमान की भांजी आयत का भी जन्मदिन होता है। इस साल भी सलमान ने आयत के साथ ही अपना बर्थडे केक काटा और सबके साथ जन्मदिन का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया। बीती शाम मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर सलमान के जन्मदिन के खास मौके पर उनके लिए बर्थडे विश के साथ इसे रोशन किया गया, जिनमें उनकी तस्वीर की झलकियों के साथ हैप्पी बर्थडे भाई लिखा था। सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को खास तोहफा भी दिया। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सलमान कर्नल के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में चित्रांगदा सिंह और संजय कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई झड़प पर निर्धारित है, जो भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की कहानी बयां करती है। सलमान खान इसमें एक जाबाज सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं। एक्शन, इमोशन और देशभक्ति से भरपूर इस फिल्म का छोटा सा टीजर देखकर ही दर्शकों का उत्साह काफी बढ़ गया है। सलमान खान पिछले 3 दशकों से अधिक समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। सलमान खान ने करियर की शुरुआत 1988 में बीवी हो तो ऐसी से की थी, लेकिन 1989 में मैंने प्यार किया ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। शुरुआती फ्लॉप, एक्टिंग पर सवाल और इंडस्ट्री प्रेशर के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक के बाद एक शानदार फिल्में बॉलीवुड को दी। रिश्तों की बात करें तो संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और अब लूलिया वंतूर से उनके अफेयर रहे हैं, लेकिन शादी कभी नहीं की। 1998 में काला हिरण शिकार केस में वो जेल भी गए, लेकिन फिर भी हकीकत यही है कि सलमान खान विवादों से नहीं, अपने स्टारडम से पहचाने जाते हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान 60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका स्वैग आज भी 30 जैसा ही है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, उस उम्र में सलमान बॉक्स ऑफिस हिलाते हैं। स्टाइल वही, स्वैग वही, दिल आज भी उतना ही बड़ा। फैंस के लिए भाई, जरूरतमंदों के लिए मसीहा और इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड सेटर। ट्रोल्स आए और गए, वक्त बदला, लेकिन सलमान खान का जलवा बिल्कुल नहीं। टाइगर अभी जिंदा है और दहाड़ आज भी वैसी ही है। दुनिया बदल जाए, लेकिन भाईजान का अंदाज कभी नहीं बदलता। तो ऑनलाइन टैक्सी बाजार में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार की गई भारत टैक्सी ऐप 1 जनवरी से अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। कैसे ये ओला उबर से अलग है और इससे किसको फायदा होगा, सहयोगी आंचल यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप ओला उबर से परेशान हो चुके हैं तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्सी ऐप की सुविधा लोगों को और ड्राइवर्स को मिलने जा रही है। भारत सरकार के द्वारा जो है इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। इसके ज़रिए आप कमीशन खोरी से भी बच सकते हैं। अभी तक आप जितनी प्राइवेट ऐप जो है यूज़ करते थे, चाहे आप चालक के तौर पर उसको आप सवारियों को लेकर जाते थे, चाहे आप एक सवारी होने के नाते अपने फ़ोन से उस ऐप को बुक करते थे, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में होने जा रहा है। भारत टैक्सी ऐप का कितना फ़ायदा जो है वो ड्राइवर्स को मिलेगा, चलिए टैक्सी ड्राइवर जो है उन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या मुसीबतें वो झेलते हैं, जो कि बाहरी ऐप अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे थे, और इस स्वदेशी ऐप से कितना फ़ायदा उनको होगा। चलिए बात करते हैं। भैया,
भारत टैक्सी ऐप की सुविधा शुरू होने जा रही है। 1 जनवरी से ये सुविधा आप लोगों को मिलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी से आप लोग बचेंगे। बहुत अच्छी बात है मैम, मिलनी चाहिए सुविधा, उचित किराया मिलना चाहिए ड्राइवरों को। और कंपनियों से सारे ड्राइवर परेशान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उचित किराया मिलना चाहिए, कंसेशन इसमें होना चाहिए, कस्टमर का भी ड्राइवर का भी, मगर सबका नहीं है, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए मैम। ये सब ठीक नहीं है। रैपिडो ने आतंक बहुत ज़्यादा ही फैल रखा है, इसका ना होना चाहिए। ऊबर का भी 10-10 रुपये दोपहर में जाके 10-10 रुपये किलोमीटर का देता है, इतने ट्रैफिक में कुछ प्रॉफिट हाथ ना आता, कोई फायदा ना होता मैम इससे। भारत सरकार ये ऐप लॉन्च करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए मैम। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हम भी 3-3, 4-4 प्लेटफॉर्म पे जो पास ले रहे हैं, कम से कम 600-700 रुपये तो हम पर डे ऐसा पे कर देते हैं पास में। उसके बाद ही हमें आगे कमाई कर पाते हैं। एक प्लेटफॉर्म हो अगर अच्छी बात है, अगर भारत टैक्सी स्वदेशी ऐप है तो बहुत अच्छी बात है मैम। स्वदेशी की इस पहल से कितना परिवर्तन आएगा आपके जीवन में? अब मैम ये तो अब देखेंगे कि ये कैसे चलता है, क्या रेट देता है। अभी तो स्टार्ट आप बता रहे हो कि होगा। प्राइवेट ऐप में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जो भी अभी प्राइवेट ऐप चल रही है? बहुत सी मैम दिक्कतें आती है, वो रेट ही नहीं सही ठीक ठाक मिलते हैं। यहाँ से 9 बजे तक तो रेट सही 8 रुपए 10 रुपए का 4 बजे तक रेट है ना मिलता। अब क्या आदमी बैठा रहे, इधर भी ट्रैफिक उधर भी ट्रैफिक, कुछ फायदा थोड़ा ना होता है। सुबह ऑफिस का ट्रैफिक हो जाए और फिर शाम को फिर ऑफिस का ट्रैफिक हो जाए, दोपहर में ऊबर रेट ना देती। रैपिडो ने तो आतंक उठा रखा है रेट के मामले में। लाइव जो ट्रैकिंग होती है, जैसे मान लीजिए मैं बुक करती हूँ और लाइव ट्रैकिंग उसमें चलती रहेगी ऐप से। वो तो सब में चलती है ना, लाइव तो सब में चल रही है। लेकिन क्या है ना, इनका क्या सिस्टम है, अगर आप शुरुआत करते हैं ना, जैसे आज से शुरुआत की मैंने पहली राइड, तो वो पहली राइड तो बढ़िया देंगे अपने पास के चक्कर में ही, ठीक है। वो अपना पास के पैसे काट लेंगे, उसके बाद 100, 150, 80, 70 ये राइड देते, फिर ये रेटिंग देते, फिर अपने पैसे अपनी जेब में रख लिए पास के, और फिर ड्राइवर धक्के खाते रहो। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये भी 1 जनवरी से जब इसकी शुरुआत हो रही है, तो पहले दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे राज्य में इसकी शुरुआत हो। दिल्ली में होनी चाहिए मैम, ज़्यादा काम दिल्ली से ही होता है ना। हाँ। दिल्ली में ही होनी चाहिए। हाँ। और रेट अच्छे मिलेंगे तो सभी से ऐप को यूज करेंगे। हाँ। क्योंकि ओला में कोई पैसे नहीं देता सही, ठीक है। सारा पैसा जाम में ही चला जाता है, सुबह शाम जाम रहता है दिल्ली में। हाँ। तो बीच में पैसे नहीं देती ऐप ये। हाँ। तो दिल्ली में अगर शुरू होगी तो सबसे बढ़िया काम चलेगा इस ऐप के द्वारा। कोई काम करते हैं, दिन में काम नहीं करते, तो रात को क्या है, कोई पर्सनल ले जाता है, तो ड्राइवर के साथ हादसे बहुत हो रहे हैं। उनका कोई सलूशन नहीं है, ना कोई पुलिस करती है, ना कोई, बस यही मैटर क्लोज कर देते हैं, बात ख़त्म। लेकिन ड्राइवर उसमें पिसता तो ड्राइवर ही है ना। सरकार के माध्यम से ला लो, सरकार भी क्या करती है, कंप्लेंट दर्ज कर देती है, अब पीछे भी पुलिस वाले ड्राइवर लोगों को ही मारते हैं, और कोई किसी को मार नहीं। ड्राइवर की कोई सुनाई नहीं है आज। प्राइवेट कंपनियां जो अब तक मनमानी करती रही हैं, आप लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें उससे होती थी, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी? मैडम वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि मनमानी चलवाएंगे या नहीं चलाएंगे। हमारे को अच्छा रेट देंगे तो हम सरकार के साथ हैं। रेट के ऊपर है। नहीं तो नहीं। जब ओला उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए अब भारत टैक्सी ऐप आ रही है 1 जनवरी 2026 से, जिसमें यात्रियों को डबल जो रेट वसूल लिया जाता था, अगर दूरी बढ़ती थी तो इन कंपनियों के द्वारा जो किराया था वो बढ़ा दिया जाता था। अब उससे भी कहीं ना कहीं यात्रियों को निजात मिलेगी। तो सीधे तौर पर यात्रियों से बात करते हैं कि भारत टैक्सी ऐप से क्या वो खुश है, कैसे देख रहे हैं इस ऐप को। दिल्ली के अंदर भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत होने जा रही है। कहीं ना कहीं बिगड़ते मौसम में अब आपको भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा। जो किराया प्राइवेट कंपनियां बढ़ा दी थी कि आपने बुक की 400 की और देना पड़ा आपको 800, अब मनमानी नहीं चलेगी इन कंपनियों। मैं तो अभी आया हूँ, दिल्ली में प्रवेश किया हूँ अभी। हाँ, अभी तो मुझे मैं आपको बता रही हूँ 1 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। स्वदेशी ऐप रहेगी ओला उबर की तरह, लेकिन ये स्वदेशी अच्छी शुरुआत है, अगर हो जाए तो बेहतर है। हाँ। और इसमें यात्रियों और ड्राइवर दोनों का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद। सरकार से आग्रह है कि भाई और बेहतर किया जाए, बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है कि लाइव ट्रैकिंग रहेगी मैम। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा का जो इशू रहता था कि कई बार हमने सुना है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस तरह की बदतमीजी हुई है, अब लाइव ट्रैकिंग की इसमें सुविधा महिलाओं को मिलेगी जो ये ऐप आ रही है। बहुत अच्छी बात है मैम, अगर ऐसा होता है तो। हाँ। और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप खराब मौसम में भी जा रहे हो तो किराया उतना ही रहेगा जितना दिखाएगा। चलिए अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत है कि अभी आप कैब ही बुक कर रहे हैं, ओला बुक कर रहे हैं ना, लेकिन अगर इसमें ट्रैफिक मिला तो पैसा बढ़ जाएगा।
ये होता है अक्सर, हम भी यूज़ करते हैं। तो भारत टैक्सी ऐप ओला उबर को टक्कर देने के लिए 1 जनवरी से दिल्ली में आ रही है, उसके बाद अलग अलग स्टेट में आएगी और इससे किराया जो है वो जो तय किराया रहेगा उतना ही रहेगा, वो ओला उबर की तरह नहीं कि बाद में बढ़ा दिया। अगर ऐसा होता है तो फिर बढ़िया है, सारे पैसेंजर्स के लिए भी, जिसको भी ओला और उबर या पूलिंग जो भी चाहिए उसके लिए बेटर होगा अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा है तो आप मांग करेंगे कि बाकी राज्यों में भी शुरू करें जिससे? बिल्कुल, मैं तो लखनऊ से, मैं तो चाहूँगा कि उधर भी आए। चलिए देखिए, अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार इस ऐप से कितना फ़ायदा उनको मिलेगा। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि यात्री जो है वो अक्सर अलग अलग जगह पे जाते हैं। भैया, भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत होने जा रही है, यात्रियों को फ़ायदा मिलेगा, ड्राइवर्स को फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट कंपनियों की मनमानी बंद होगी। तो ठीक है मैडम, देखो जो भी है अभी मतलब इतना दिख नहीं रहा है कि इन कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से इतना जल्दी पीछा छूटने वाला है ड्राइवर का। लेकिन स्वदेशी ऐप 1 जनवरी से लॉन्च हो रही है। हाँ हो रहा है मैडम, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी ये ओला उबर वगैरह जो है बंद हो जाएंगे इतना जल्दी। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है। भैया, भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत होने जा रही है, चाहे ड्राइवर हो या फिर यात्री हो, उनको फ़ायदा मिलेगा। मैडम जी, भारत टैक्सी ऐप अभी तो बज ही नहीं रहा है बिल्कुल। 1 जनवरी से शुरू होगा। 1 जनवरी से शुरू होगा, देखो बढ़िया है, चालू हो जाएगा। और ये कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब सीधा जो किराया दिखाएगा वही किराया यात्रियों को देना पड़ेगा, और अगर आप लोगों को कमीशन जो है वो आप ड्राइवर को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। भारत में कोई रिचार्ज तो नहीं है होगा भारत टैक्सी में ड्राइवरों के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो रेट बढ़िया मिले, बस 25-30 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए। है कि क्या होता है और कितनी सहूलियत मिलेगी अगर एक स्वदेशी ऐप, भारत टैक्सी ऐप जो है यात्रियों के लिए फ़ायदा रहेगा, लाइव ट्रैकिंग रहेगी, पुलिस में ड्राइवर का रिकॉर्ड रहेगा, और ख़राब मौसम में किराया भी नहीं बढ़ेगा। जितना किराया दिखाएगा, ले जाना है ले जाए, नहीं ले जाना ना ले जाए, लेकिन यात्री की जेब पे असर नहीं पड़ेगा। तो सुविधा है ना, सुविधा तो है ना, सुविधा है, ठीक है। आप लोग कैब का ही शायद वेट कर रहे हैं, कैब आने जा रही है। अब प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए स्वदेशी भारत टैक्सी ऐप आ रही है, जिसके ज़रिए ड्राइवर को भी फ़ायदा, यात्रियों को भी फ़ायदा। बिल्कुल होना चाहिए, अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब ऐसा भी नहीं होगा खराब मौसम है और आपसे पैसा प्राइवेट कंपनियों ने ज़्यादा वसूले, उस तरह की सुविधा भी यहाँ पर जो है वो नहीं रहेगी। आप लोगों को सीधे तौर पर जितना किराया दिखाए उतना देना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो स्वागत योग्य कदम है। अभी हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। 1 जनवरी से आ रही है दिल्ली के अंदर। चलिए, आपको भी बधाई हो इसके लिए, अगर ऐसा है तो। कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत टैक्सी ऐप से कितना फ़ायदा उनको होगा। स्वदेशी ऐप है तो जाहिर सी बात है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, और उसी स्वदेशी अपनाओ में एक पहल होने जा रही है स्वदेशी टैक्सी ऐप की। तो अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई पार्ट 2 की भी बात कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर के खौफ की लहर है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी के हाथ पांव कांप रहे हैं, कहीं भारत दोबारा हमला ना कर दे। यही वजह है कि पहले एलओसी पर पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स तैनात किए, अब तुर्की के युद्धपोत पीएनएस खैबर को कराची में तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है, और पाकिस्तान पीएनएस खैबर को गेम चेंजर बता रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि पीएनएस खैबर तुर्की के मिलगेम प्रोजेक्ट के तहत बना 3000 टन का आधुनिक युद्धपोत है। इसकी खूबियों की अगर बात करें तो यह रडार से बचने वाली स्टिल्थ तकनीक से लैस है। इसमें तुर्की का आधुनिक एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है, और यह हर बार जैसी क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम है। सुनने में काफी अच्छा और आकर्षक लगता है, लेकिन जब इसकी तुलना भारतीय नौसेना के दिग्गजों से होती है तो फिर यह चमक फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि तुर्की का ये तकनीक अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के लौह कवच को भेद नहीं पाएंगे। हकीकत तो यह है कि जिसे पाकिस्तान अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहा है, भारतीय नौसेना के पास उस समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए चंद मिनट ही लगेंगे। भारत के पास स्वदेशी आईएनएस विशाखापत्तनम जैसे विध्वंसक और विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत है, जिनके एक इशारे पर पीएनएस खैबर जैसे जहाजों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। खैर, तुर्की का ये जहाज पाकिस्तान की तटीय रक्षा तो कर सकता है, लेकिन भारत से टकराने की हिम्मत की तो इसका अस्त्र
ठीक 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट जैसा ही होगा। आज इसी बात को लेकर के करेंगे बातचीत कि कैसे तुर्की के हथियार के दम पर पाकिस्तान फूल रहा है। तो फिलहाल हम आपको मेहमानों से तारुफ करवाए उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारियां भी साझा कर देते हैं। अब देखिए, एर्दोगन ने मुनीर संग जो खेल किया है, 20 दिसंबर को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पीएनएस खैबर को पाकिस्तानी नौसेना को सौंपा, लेकिन पीएनएस खैबर तुर्की के मिलगिम प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ 3000 टन का यह युद्धपोत है, जबकि हमारे पास 4000 और 6200 टन का भी युद्धपोत है। और पीएनएस खैबर में तुर्की का आधुनिक एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि पाकिस्तान को यह एहसास हो कि बहुत मजबूत हो रहा है, उसकी शक्ति बहुत दुगनी हो रही है। पीएनएस खैबर हर बार जैसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम है। सबसोनिक, इस बात का ख्याल रखिएगा, सुपरसोनिक नहीं है ये। पाकिस्तान पीएनएस खैबर को अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहा है, लेकिन भारत के सामने पूरी तरीके से फेलियर साबित होगा, क्योंकि भारत की शक्ति का अंदाजा शायद अभी से नहीं है। पीएनएस खैबर की धीमी हरबा मिसाइल भारत की ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि ब्रह्मोस की जो क्षमता है, जब तक इस युद्धपोत को पता चलेगा तब तक तो पूरा खेल तबाह हो चुका होगा। भारत के पास नीलगिरी क्लास जैसे समुद्री शिकारी हैं जो कि खैबर के रडार पर आने से पहले उसे निपटा सकते हैं। और इसके अलावा खैबर में हरबा जैसी सबसोनिक, तो भारतीय जहाजों पर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। और इसीलिए हम कह रहे थे कि किस तरीके का तुर्की ने गेम किया है पाकिस्तान के साथ। आप समझिए, जो ये डील 20 दिसंबर को हुई, इससे पाकिस्तान अपने आप में बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और एक खास बात तो ये भी है कि अपने तटीय क्षेत्रों की रक्षा कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से अगर कभी भी दोबारा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कर दिया जाए तो फिर यह सक्षम नहीं है कि पाकिस्तान को बचा ले। और अब चलिए हम मेहमानों का तारुफ भी आप लोगों से करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ श्याम कुमार जी जुड़े हुए हैं, पूर्व नेवी अफसर हैं आप, और साथ ही आउन शेराजी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। सबसे पहले मैं श्याम सर आपका रुख कर रही हूँ। अब श्याम सर, एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जब हम बात नेवी की करते हैं तो ऐसे में पीएनएस खैबर और हमारे पास विशाखापत्तनम, आईएनएस विक्रांत, जब ऐसे युद्धपोत पहले से हैं तो फिर पाकिस्तान कहां तक स्टैंड कर पा रहा है पीएनएस खैबर मिलने के बाद भी? धन्यवाद। जय हिंद सनो वरुणा। पहले तो मैं अपनी भारतीय नौसेना के ऊपर लगातार गर्व करते हुए फिर से उन्हें शाबाशी देना चाहता हूं कि अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले K4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से लॉन्च की, ऑपरेशनलाइज किया। 3500 किलोमीटर की रेंज का ये मिसाइल तो बहुत दूर तक जा रही है नौसेना। ब्लू वाटर नेवी के रूप में हम कैपेबल हैं। बात करते हैं मिलगिम प्रोजेक्ट के अंदर टर्की से दिया हुआ जो पावर क्लास का जो शिप इनको मिला है अभी, कॉर्बेट क्लास का शिप 3000 टन का, 12 से 15 दिन तक समुद्र में रहने वाला। ऐसे कई कॉर्बेट्स हमने आज से 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले बनाए थे। जब मैंने नेवी ज्वाइन की थी 36-40 साल पहले, तब ये कॉर्बेट्स हम बना रहे थे। हमने भारत में बनाया, गार्डन रीच में बनाया, मैजगॉन डॉक में बनाया, और ऐसे हमारे कुकरी क्लास के शिप्स और हमारे जो पहले के शिप्स थे वो बहुत 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 तादाद में 18 से 20 शिप्स हमने बनाए जो ऑपरेशनल हैं। एंटी सबमरीन कॉर्बेट्स हैं, ये कह सकते हो कि गनरी के कॉर्बेट्स हैं हमारे पास, या अगर आप कहो तो मल्टी डायरेक्शनल जो मल्टी थ्रेट के साथ कैपेबल शिप्स हैं, ऐसे हैं। तो जो हमने जो खैबर की बात सुनी अभी, ये प्रोजेक्ट है, टर्की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को देने का, चाइना कोशिश कर रहा है सबमरीन देने का। कोस्टल डिफेंस के रूप में मैं इस प्रोजेक्ट को मानता हूं। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट की टक्कर की ये शिप्स नहीं है, लिमिटेड इंड्योरेंस के शिप्स हैं। जरूर है पाकिस्तान सरप्राइजिंगली वेलफेयर की जगह वेपन को तवज्जो देता हुआ लगातार कोशिश कर रहा है अपनी नौसेना को सुदृढ़ करने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
हमने उनकी नौसेना को सिमटा दिया था मकरान और सिंध कोस्ट पर जी। तो उसी तरह से वो सोचते हैं कि उन्हें अपनी जो नौसेना है उसको सुदृढ़ बनाना है। हर देश मानता है और मैं बधाई देता हूं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छी बात है। लेकिन वेपन कैपेबिलिटी की हम बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे थोड़ा डिटेल में उसको। मैं मानता हूं ये कोस्टल डिफेंस के लिए शिप है और उसी तरह से काम करेगा। टक्कर कोई तलवार क्लास के शिप से भी मैं नहीं करना चाहूंगा इनको, फ्रिगेट से टक्कर की बात होती नहीं है। और आज के जमाने में डिस्टेंट ऑपरेशंस की लड़ाई होती है, कोई नजदीक किसी के जाता नहीं है। बिल्कुल सर। तो इलेक्ट्रॉनिक सूट्स जो इनके जो रडार हैं, वेपन प्लेटफॉर्म में जो कैपेबिलिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सूट्स की, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की और वेपन्स की, इन तीनों की, और प्लस जो इंड्योरेंस है। ठीक है सर, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मैं पाकिस्तानी पत्रकार के पास भी जाऊंगी, लेकिन ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो क्या अगला निशाना कराची पोर्ट हो सकता है क्या? क्योंकि सर हमने एयर स्ट्राइक देख ली, हमने सर्जिकल स्ट्राइक देख ली, अब बारी इंडियन नेवी को भी तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं उस शिप को कमांड कर चुका हूं जिसका नाम INS चटक है जी। और INS चटक के जैसा ये शिप था INS निर्घट, जिसने ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था 4 दिसंबर की रात को 8:30 बजे। उसने पहला अपना जो पहला निशाना बनाया था वो PNS बाबर ही था, PNS खैबर ही था, जिसे हमने डिस्ट्रॉय किया था। पहली मिसाइल ताकि थी जब निर्घट ने 8:30 बजे, और दूसरी मिसाइल जो स्टावर्ड में लगी बॉयलर रूम को नष्ट किया, और दूसरी मिसाइल ने उसको पूरी तरह से धो दिया। 222 सेलर के साथ जल की समाधि PNS खैबर ने ली थी 71 में। 1944 का ये शिप था, 1956 में ब्रिटिश से खरीदा हुआ कैडिस क्लास का शिप जिसे उन्होंने यूज किया था 71 वॉर में। अब ये नया PNS खैबर उसी तरह का बनेगा, जरूरत पड़ी तो उसका भी हश्र वैसा ही होगा जैसा मैंने दोहराया। ज्यादा नहीं कहूंगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दिन हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। मैं किलर स्क्वाड्रन का हूं, उसी स्क्वाड्रन से बिलोंग करता हूं और बड़े करीबी से मैंने उस SS-9 जो मिसाइल है, स्टाइक्स मिसाइल, मैंने अपने इस हाथ से उसको फायरिंग की है, उसकी रेंज समझता हूं और उसकी डिवास्टेशन समझता हूं। कराची की जो अटैक हुई थी उसको कोई भूला नहीं है। 3 दिन तक कराची जलता रहा, ये सबने जाना, और वो एक बड़ा कारण था 71 वॉर का। अब क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार को मैं देख रही हूँ कि काफी देर से मुस्कुरा भी रहे हैं, तो आओ शेरा जी, अब मैं आपका ही रुख कर रही हूँ। अब मैं सर आपके पास लौटूंगी दोबारा, क्योंकि रिटायर्ड कैप्टन हैं श्याम कुमार जी, जिन्होंने हमें ये तमाम जानकारियां दे दी कि 1971 में क्या हुआ था, भारत की शक्ति कितनी है कितनी नहीं है। अब शेरा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये जो झुंझुना आप लोगों को पकड़ा दिया तुर्की ने, इसमें इतना खुश होकर के क्या फायदा है सर? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जब अपना इंट्रो दे रही थी तो आप जो है वो संदूर आपके गले से नहीं निकल रहा था। आप सॉरी अपने नाज़रीन से कह रही थी, ये संदूर आप सबके गले में फंसा हुआ है। और इस अंदाज में पाकिस्तान की आर्मी ने और जनरल आसिम मुनीर ने, चीफ मार्शल ने फंसाया है कि अब आपके गले से ये हड्डी निकल ही नहीं रही। अब आते हैं इस तरफ जिस तरफ आप सर, गला किसी का भी खराब हो सकता है और माफी सिर्फ इसलिए मांगी थी क्योंकि एंकर को भी खांसी आ सकती है सर। नफस फंसा हुआ है, संदूक फंसा हुआ है। जो वो गले में हड्डी किसकी फंसी हुई है वो दिखाई दे रहा है, वो झुंझलाहट वो चेहरे पर आपके दिखाई दे रहा है सर। सुने तो सही ना। तो बोलिए सर, बोलिए। जब आप सुने, आपने अपने पैनलिस्ट को कितना टाइम दिया, मुझे भी टाइम देना। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो माथे वाला संदूर था वो हमने आपके गले में फंसाया है और वो अभी तक संदूर नहीं निकल रहा, वो फंसा हुआ है। अब दूसरी बात, आप आ जाए इस तरफ जो आप बात कर रही हैं कि जनाब आपके पास कोई बड़े विक्रांत है और ये और वो है, तो आपके पास तो ये राफेल भी था, तो वो राफेल फिर क्यों नहीं उड़े? वो राफेल तो हमने उनको मट्टी का मलबा बना दिया। तो इसलिए जब आप बात करते हैं थोड़ा सा हौसला किया करें। आप कहते थे हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, आप ही थे ना जो लोग, आप 71 की बात करते हैं, आप मई में आए ना, 6 से 10 मई की बात। और शायद यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने तो चलिए दावा किया था 30-35 लोगों के मारे जाने का, लेकिन आप ही के सेना प्रमुख सामने आकर के कहते हैं कि लगभग 100 लोगों की जाने तो गई है। देखिए आपके साथ क्या हुआ है, जरा वो स्टोरी तो सुन लेना। अभी मेरी स्टोरी तो सुन ले, आपके साथ क्या हुआ है।
और अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपके जो है प्रवीण स्वामी जर्नलिस्ट हैं, जो क्रेडिबल, कोई 2-4 ही क्रेडिबल नाम मीडिया में नजर आते हैं, बाकी तो योगी और मोदी जैसे नजर आते हैं जिन पे खौफ है आसिम मुनीर का। और योगी जी कहते हैं जब तक इसीलिए तो खौफ आसिम मुनीर का, ये वो आसिम मुनीर है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट अपनी वर्दी के नीचे पहन करके चल रहे हैं। इतनी हिम्मत है नहीं कि अपनी जनता के बीच में बिना बुलेट प्रूफ के जैकेट के वो चले जाए, क्योंकि उन्हें खुद डर सता रहा है कि उन्हीं के आवाम पे उन्हें मार न दे। ये वो आसिम मुनीर है जिससे जंग बंदी के लिए आप अमेरिका के पास भागे थे। आपने अमेरिका का तरला किया हम था और हम भागे थे। फोन किसने किया था? इस बात से इनकार तो आप भी नहीं कर सकते हैं। कितनी बार पटखनी देनी पड़ेगी हमें आपको? अकल कब आएगी पाकिस्तान को? किसके गिरे थे? 7 प्यारे किसके गिरे थे? अकल तो आपको नहीं आ रही ना। ऑपरेशन 1 आपसे कवर नहीं हो रहा, आप 2 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अभी कह रहे थे कि जैसे हमारी फिजाइया को मौका मिला संदूर 1 में, ऐसी हमारी बैरिया को मौका मिलेगा संदूर 2 में। बिल्कुल मौका मिलेगा। जितने तबाह किए थे ना जहाज संदूर 1 में, उससे ज्यादा बैरिया के संदूर 2 में तबाह करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चले आप लेके आए बैरिया, मैं आपको ये कहता हूँ 7 उधर तबाह किए थे, यहाँ 14 करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप हमारा वजीर खारजा जो है, सर सुनिए ना, नाम गिनाऊं क्या? ऑपरेशन सिंदूर में आपके कितने लोगों को ढेर किया हमने, कितने आपके एयरबेसेस तबाह किए, नाम गिनाऊं क्या? सर लिस्ट लेके बैठी हूं मैं, लिस्ट लेके बैठी हूं मैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर जंग जीतने का दावा करने से कोई जंग नहीं जीत जाता है। बैटरियां आप क्यों ले रही हैं? SU-400 की बैटरियां इसलिए क्योंकि हमने SU-400 तबाह किया हुआ है। तब आप लेके आए, इसको लेके आए ना, बेड़े को लेके आए। जिस तरह हमने फिजाई जो है राफेल के ऊपर आप नींबू लगा रहे थे ना, ख्याली पुलाव पका रहे थे, ख्याली पुलाव पका रहे, तो प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण क्यों नहीं दे पाते? जब आप लोगों से सबूत मांगा जाता है, सबूत क्यों नहीं दे पाते? आप बात करते हैं ब्रह्मोस का सामना किया ना आपने, ब्रह्मोस का सामना किया ना आपने। सुने तो सही ना, गुस्सा नहीं। आप बड़ी खूबसूरत है, आपके चेहरे पे गुस्सा सूट नहीं करता। मुस्कुरा के बात करें। सर बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। 1971 के ट्राइडेंट जंग का हमने उस जंग की भी याद दिलाई है सर। अब बात सुने ना, ठीक है, बात तो सुने ना। आप 4 दिनों के अंदर जो आपकी हालत आ रही है सर आपके पास, अभी तक आपके गले से संदूर का लफ्ज नहीं निकल रहा। अगर आपको 6 दिन हम जंग लड़ लेते, सिंदूर गले से नीचे भी उतरा है और मांग में पूरे गर्व के साथ में हर महिलाओं के सर पे सजता भी है। सिंदूर का पाठ आप हमें ना पढ़ाइए, उस पाठ को आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। नहीं, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, सुनने की कोशिश कर रहा हूं। सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हम आपकी हर एक बातों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि आपकी बातों में सत्यता नहीं है। कौन ने किसने मारा, मैंने आपको खैबर की नसीहत बताई, PNS गाजी की नसीहत देखी, दोनों कब्र अभी मौजूद है, सबके सामने है, उनको देखें जो हुआ है। जो ख्याली पुलाव की बातें कर रहे हैं, मैं आपसे राफेल भूल गए हैं। और मैं जब बोलूं, आपने जब बोला तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप कृपया मुस्कुराते रहे। अब आपके मुस्कुराने की का मौका है, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है। मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूं। हम आपकी हर एक शोक का अंदाजे नजर जानते हैं, हम आपकी हर एक शोक का अंदाजे नजर जानते हैं। मैं मुनीर की बात कर रहा हूं क्योंकि हमने पूरे उम्र गुजारी है तोपखाने में, गुसलखाने में नहीं। हम तोपखाने वाले लोग हैं, हमें पता है कब किधर 9 टेररिस्ट अटैक और उसके बाद दूसरी रात तीसरी रात किसको मारना है। चाहे वो AEW एयरक्राफ्ट हो, आपका कमांड कंट्रोल एयरक्राफ्ट हो, चाहे आपके जमीन पे बैठे F-16 हो, हंसी मारा हो या जहां भी मारना हो, आपको मारना है, हम मारेंगे। उसकी जरूरत रहने दीजिए। अभी तो हमने आस्तीन भी नहीं खोली है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि अभी तो नेवी ने ट्रिगर ही नहीं खोला था। देखिए, आपको मैं बताऊं, 40 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल 40 सेकंड के दूरी पर लगातार तैयार, विक्रांत अपने MiG-29 और रैम्पेज इजरायली मिसाइल के साथ 250 किलोमीटर की दूरी से मार करने वाला कराची को पूरी तरह से तैयार था। थोड़ी सी जरूरत थी हमें आवाज देने की। हम इंटरनेशनल एयर स्पेस में थे, हमने आपसे कोई ऑपरेशन नहीं किया था, हमने एक मुद्दे की लड़ाई लड़ी थी। हम बड़े रिस्ट्रेन पे रहे, हमने LOC क्रॉस नहीं किया। हमारे एयरक्राफ्ट जो थे एयरफोर्स के, बहुत रिस्ट्रेन से लड़े, सावधानी से लड़े, और इसलिए हमने आपको छोड़ दिया। आपको किसी तरह की और दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी हमने माफ किया, आपको माफी लीजिए और खुश रहिए। मैं आपसे पर्सनली कुछ नहीं कह रहा,
ये देश की बात है, उनकी बातें हैं, सर, उनको खिलखिलाकर समझिए। हंस रहे हैं। आपका मुस्कुराना मुझे आओ बहुत शेरा पसंद जी, आ रहा है। खिलखिलाकर के हंस आप रहे ऐसे ही हैं। मुस्कुराते रहे, डरते रहे, अंदर से घबराते रहे, क्योंकि आप गुसल खाने में हैं और हम तोप खाने में हैं। तो हमारी तोप खाने की गरज, अभी तो हरी धमन की गरज निकली नहीं है, अभी तो 3500 किलोमीटर की मिसाइल उठी ही नहीं है। और ये टर्की कितने दिन साथ देगा आपका? हम वहां बैठे हैं, हम ग्रीस के पास बैठे हैं, हम वहीं जाके बात कर लेंगे, 36 के आंकड़े में उनको समझा देंगे। दूसरों के कंधे, आपके कंधे पे दूसरे फायर कर रहे हैं, दुस्साहस न करें, अपनी औकात देखें, वेपन को न लाएं, वेलफेयर देखें अपनी कंट्री का। कंट्री बर्बाद हो रही है, उसको देखें, उसको सुधारें। ये छोटे छोटे शिप्स लाएं, कोस्टल डिफेंस करें। ठीक है सर, अब मैं लौट रही हूँ। अब आओ शेरा जी, अब आप अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि बहुत खिलखिला रहे हैं आप, तो खिलखिलाने के पीछे की वजह भी बता दीजिए। मैं बताता हूँ ना, दुनिया में पहली बार हुआ है कि कोई हारा हुआ शख्स माफ कर रहा है। दुनिया में हमेशा जीता हुआ शख्स माफ करता है। कह रहे हैं हमने आपको माफ कर दिया। आप तो ऑपरेशन संदूर करने के बाद, आप तो अपने 7 प्यारे गिराने के बाद, आप कहाँ जीते हुए थे? आप कैसे माफ कर सकते हैं? आप कौन से प्यादे गिराए सर? सर बताएंगे जरा, कौन से प्यादे गिराए? आप ये कह रहे हैं वीडियो गेम के फुटेज जारी करके दावा कर दे कि हमने तो ये गिरा दिया जी, हमने तो ये गिरा दिया जी। अरे जनाब, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता जनाब। एलओसी तो अगर आप क्रॉस ये की है, अगर आप एलओसी क्रॉस कर लेते तो फिर सोचते हम आपके साथ क्या करते। अभी तो हमने आपको माफ किया, अभी हमने कहा थोड़ा सा हौसला कर लो, कोई नहीं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को तेल तो आप दिखा दीजिए ना हिम्मत, आप दिखा दीजिए ना हिम्मत, कर जाइए क्रॉस एलओसी। हमने फिर उसके बाद फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कर जाइए। आपने तो लाहौर पे कब्जा करना था, आप मुझे कह रही हैं आप हिम्मत करें और क्रॉस करें। हमारी हिम्मत है, हम जब क्रॉस कर लूंगा हम क्रॉस कर लेंगे, हमें आपकी कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा हम दिल्ली में बैठे। भारत ने हमेशा इस चीज की रणनीति को अपनाया कि कैसे दूसरे देशों के साथ में संबंध को सुधारा जाए, हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पीठ पर खंजर भोंकने का काम हमेशा पाकिस्तान की आदत रही है। कौन सी अभी बात सुने, अकल की बात कर लेते हैं, अकल की बात करते हैं। द हिंदू कल का पढ़े, द हिंदू खोले, अगर आपको कोई मतलब ना अकल की बात करनी है, द हिंदू खोले। द हिंदू ने एक जो है वो आर्टिकल छापा है, आपका अखबार है, मेरा अखबार नहीं है, इंडिया में छपता है, कल का अखबार है। वो कह रहा है कि 2025 भारत का नाकाम तरीन सदी का सार रहा, इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी तबाह हुई, पहलगाम फॉल्स फ्लैग हम पे लगा, कश्मीर हमारे हाथ। आप पढ़े तो सही, द हिंदू तो पढ़े। सर पड़ोसी ही जब इतना ज्यादा खुराफात हो तो फिर सर उन खुराफातियों को जवाब तो देना पड़ जाता है। वो खुराफाती पड़ोसी तो आप बंद करके बैठे हुए हैं, उसकी भाषा में उसको जवाब एक दो बार देना पड़ जाता है ना सर। कितनी बार कोई आराम से बात करेगा, कितनी बार कोई मेहमान नवाजी, कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा? सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, सुने तो सही ना। फिर एक बात मैं आपसे बस एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी सर। आप खुद ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बता दीजिए सर। मुस्कुरा के मैं दिल पे हाथ रख दूंगा, मुस्कुरा के सवाल सर। ठीक है सर, मैं आपसे मुस्कुराते हुए ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ईमानदारी से बताइएगा सर। पीएनएस खैबर और सर तलवार क्लास, हमारे पास जो आईएनएस विक्रांत है, क्या आपको वाकई में इसमें फर्क नजर नहीं आता है? आपको लगता है कि आईएनएस विक्रांत से ज्यादा मजबूत है पीएनएस खैबर? ईमानदारी से बताइएगा सर। मैं बताता हूँ, आप दिल से हाथ उठा लूं, आप दिल से हाथ उठा लूं जी। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं कि जो हमने J-10C से आपके राफेल गिराए, तो आप राफेल को तो बहुत कोई बड़ा ना आप सुपरमैन मानती थी ना, कि ऐसा जहाज है जिसके ऊपर नींबू निचोड़े जा रहे हैं और राजनाथ उसके सामने जनाब क्या प्रणाम कर रहे थे। जब हमने वो कर लिया ना, तो ये भी आप आए तो सही, हौसला करें, थोड़ा सा आगे चले। कह रहे हैं जी हमें इजाजत नहीं दी गई। इजाजत देने वालों ने इसलिए इजाजत नहीं दी, उनको पता था इनको कुट लग जाएगी। पहले फिजाइया को कुट लगी, आप बैरिया को भी कुट लग जाएगी, तो आपको इसलिए इजाजत नहीं दी गई। आप आए, बिस्मिल्लाह, तशरीफ ले आए, हम स्वागत करेंगे। और पहले आप कहते थे हमने लाहौर पे कब्जा करना है, अब आपका वो सनी देओल कहता है लाहौर तक आवाज जाएगी। ठीक है, अगर वहां से लेके यहाँ तक आ गया,
जो आपने कहा कि तबीयत ठीक नींबू हो जाए। मिर्ची उतारे गए, टीका किया गया, पूजा किया गया, सर ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की वो सभ्यता है जिस खूबसूरती को दर्शाता है कि जब सर भगवान विश्वकर्मा को पूजा जाता है यहाँ, जब लोहे का सामान जुड़ करके देश की रक्षा के लिए असेंबल किया जाता है ना सर, तो उसको हम सम्मान देते हैं पूजा करके। फ्री ऑफ कास्ट मशवरा पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग ले लें, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों से ट्रेनिंग ले लें, या अभिनंदन जैसे जो आपने अजीबो गरीब मूछों वाले लोग हैं ना, जो जहाज भी गिराते हैं खुद भी गिर जाते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लें, ठीक है। फिर आपके पास और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान के साथ में आपको भारत को वापस लौटाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा दबाव आ जाता है, डर के उसके बाद से आप भी तो पीछे हट जाते हैं। आप इन चीजों की बात कर रहे हैं, मसूद अजहर के जब खानदान को उजाड़ दिया भारत ने, तब कहां थे आप? तब कहां थे आप? तब कहां थे आप? 11 सैनिकों की जान इस बीच में गई थी, तब कहां थे आप? आप अफगानिस्तान से मोर्चा ले नहीं पा रहे, बलूचिस्तान की जो आर्मी है BLA वहां संभाल नहीं पा रहे, आप भारत से लोहा लेने की बात करते हैं। ये मैं बताता हूं ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान बैक TTP है और BLA है, ये फितनतुल हिंदुस्तान जिन दहशतगर्दों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी चीखें आप तक पहुंच रही हैं, आप टेंशन ना ले, ये सारे हम खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और आगे चल के फिर आपको भी ये बताएंगे कि दहशतगर्दी, और जो आप अभिनंदन की बात कर रही हैं भाई, हम जो लोग हैं ना इस्लाम के मानने वाले हैं, नबी करीम के मानने वाले हैं, हम दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। तो हमारा, मैंने कहा शेर मैं भी सुना दूं, कैप्टन साहब से शेर सुना रहे थे, तो हमने हाथ नहीं उठाया, अभिनंदन को भी नजरों से गिराया और जो है अभिनंदन को भेजने वालों को भी नजरों से गिराया। सर तलवार क्लास प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स का नाम सुना है क्या आपने? या इसके अलावा मैं एक दो और नाम आपको सुना देती हूं, जिसकी हर बार मिसाइल की दाद आप देते हैं, जो कि सबसोनिक है, सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास ब्रह्मोस है। इसके अलावा भी ब्रह्मोस सिस्टम के अलावा सर प्रोजेक्ट 117A जिसको नीलगिरी क्लास कहा जाता है, इसके अलावा हमारे पास आसमान से नजर रखने के लिए P-81 पोसोडियन ये मिसाइलें भी है सर। और ये इन चीजों को लेकर के आप हमें नसीहत मत दीजिए कि कौन कितना मजबूत है, ये हर किसी को पता है, और इसी वजह से थोड़ा सा उसे और पॉलिश करने की जरूरत है कि वाकई आप कहां स्टैंड करते हैं। सिर्फ ये युद्ध सोशल मीडिया पर या सिर्फ बयानबाजी से जीते नहीं जाते हैं। तो सर सच्चाई अगर जानना है तो आईना देखते रहिए सर, जरूरी हो जाता है। एक रिएक्शन अब एक रिएक्शन ठीक है सर, मैंने बहुत समय दिया, एक रिएक्शन एक बात ठीक है, जल्दी ठीक है। हम नारे हैदरी या इली लगा के आने वाले लोग हैं, आने वाली कौम है, और हमें पता है कि लड़ा किस तरह जाता है। हमने खैबर में भी लड़े, हम खंदक में भी लड़े, हम बदर में भी लड़े, हम हुनैन में भी लड़े। ठीक है, इसका जवाब मैं आखिरी रिएक्शन चाहूंगी श्याम कुमार सर आपसे। नहीं तक आपकी तबीयत भी ठीक की और आइंदा भी तबीयत ठीक करें। श्याम सर देखिए, 3 बातें जल्दी से कहूंगा मैं। भारत की पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं है और हम इसलिए उनको लगातार माफ करते हैं। 93,000 लोगों को 3 साल खाना खिला के वापस करने वाले हम वो सांस्कृतिक लोग हैं, पहले समझिए इसको। फिर ये एक अभिनंदन और नचिकेता को ना भूलें, सर काट के ले जाने वालों को ना भूलें। आपने वो कृत्य किए हैं जो पूरा विश्व जानता है, हमने वो कृत्य किया है जो आपको पता है। हमने 93,000 लोगों को वापस किया, आराम से दिया, बांग्लादेश बनाया, और हमने जब बनाया है बांग्लादेश को तो हम उसको अच्छी तरह रखेंगे भी। आप देखते रहिए उसको। मुनीर के और ISI के कारण बांग्लादेश नहीं सुलगेगा। दूसरी बात, साम दाम दंड भेद 4 चीजों से युद्ध लड़ा जाता है। साम मतलब तुलना, आपसे हमारी कोई तुलना नहीं है, हम आपकी तरफ देखते भी नहीं तुलना के लिए। दाम, इकोनॉमी में आप हमारे साथ कहीं नहीं है। दंड, हमने आपको ऑपरेशन सिंदूर में दे दिया। और भेद, आप देख लो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, पहले उनको संभालो। वैसे हम कुछ नहीं कर रहे, अंडा अंदर से फूट जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप खैबर क्लास की बातें हमारे विक्रांत से करें। मैं विक्रांत का पायलट हूं, एयरक्राफ्ट कैरियर पायलट हूं, मुझे शर्मिंदगी होती है। ठीक है, उम्मीद है कि अब इसका जवाब आउन शेराजी को मिल गया होगा, इसलिए कहते हैं सर ना करे जनाब, ना करे, ख्याली पुलाव पकाने बंद कर दीजिए। खैर समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। और कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ श्याम कुमार जी जुड़े, पूर्व नेवी अफसर, और आउन शेरा जी पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़े। 16 आने सच में आज हमने ये जाना कि इस वक्त पाकिस्तान वाकई कहां स्टैंड करता है और किस तरीके के ख्याली पुलाव वहां पकाए जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।